दोस्तों, यह एक पूरी तरह काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। इसमें सभी पात्र, नाम और घटनाएं वास्तविकता से अलग हैं और किसी भी भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, ध्रुव, नंबर लैंडिंग साइट पर एक नए आदमी को लेने के लिए बुलाया गया है। जब तुम वहां पहुंचो तो अपनी ताकत का अंदाजा भी लगा लेना। रोजर डेट, ध्रुव ने जवाब दिया। ध्रुव इवान के पास गया और पूछा, सर, आप ही थे जिसने मुझ पर सबसे पहले हमला किया, तो अब मुझे दोष नहीं दे सकते, है ना? मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। और वैसे भी कोई भी इतना नहीं पिटना चाहता कि उसे आधा महीना बिस्तर पर बिताना पड़े। सही कहा ना? वैसे मैंने पूरी ताकत से आप पर हमला भी नहीं किया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का आराम चाहिए होगा। इवान ने दर्द सहते हुए कहा, ध्रुव, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम वाकई बाकी अमीर घरानों के बच्चों जैसे नहीं हो। खैर, बस इंतजार करो, जल्दी ही कोई तुम्हें यहां से ले जाएगा। ध्रुव की ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इवान की 9 लोगों की टीम तो उसे छू भी नहीं पाई और हार गई। हालांकि फाल्कन की टीम औसत ही थी, लेकिन यहां के सदस्यों का चयन काफी कड़े मापदंडों से होता था। उन्होंने कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे और मौत के करीब भी पहुंचे थे, लेकिन ध्रुव ने बिना किसी नुकसान के उनकी टीम को हराया। इस जीत के बाद वह थोड़ा घमंडी तो बन ही सकता था। आखिर वह उन अमीर परिवारों के बच्चों से अलग था जो बस नाम कमाने के लिए आते थे। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सच कहें तो उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। कुछ ही देर में जंगल में फिर से हलचल होने लगी। ध्रुव ने सोचा, जो लोग उसे लेने आए हैं शायद वो आ गए हैं, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट वे लोग सिर्फ हारने वाले लोगों को ले जाने के लिए आए थे। ध्रुव ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, उसने सोचा, बस इंतजार ही करना होगा। अगर वह पहाड़ों में न फंसा होता और वापस आने का रास्ता जानता तो वह कब का चला गया होता। वैसे भी फाल्कन में शामिल न होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने कुछ और मिनट इंतजार किया। तभी उसने महसूस किया कि एक मजबूत आभा उसकी ओर आ रही है। वह तुरंत चौकन्ना हो गया और जंगल की तरफ देखने लगा। जंगल से एक आदमी बाहर आया। उसने फाल्कन टीम जैसी ही ड्रेस पहनी थी, लेकिन एक चीज अलग थी। उसकी ड्रेस पर जो चिन्ह था वह बाकियों से अलग था। ध्रुव ने देखा कि जिन लोगों को उसने हराया था उनके हाथों पर भेड़िए का निशान था, लेकिन इस आदमी के हाथ पर एक पक्षी बना था। यह शायद चील होगा, उसने सोचा, या शायद कोई और बड़ा पक्षी। ध्रुव की मजबूत मानसिक शक्ति ने उसे बताया कि यह आदमी खतरनाक है। यह आदमी फाल्कन की वल्चर टीम से था। उसका कोड नेम 9 था। सब उसे नंबर 9 के नाम से बुलाते थे। वल्चर टीम के पास नाम नहीं थे, बस कोड नेम थे। क्या आप ध्रुव हैं? नंबर 9 ने पूछा। हाँ, मैं ही हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। मुझे कप्तान ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, नंबर 9 ने कहा। ध्रुव ने पूछा, क्या वो अब भी मेरा टेस्ट करना चाहते हैं या फिर अब भी मेरी जांच करने की सोच रहे हैं? उसे लगा कि फाल्कन ने उसकी ताकत देखने के लिए किसी ताकतवर इंसान को भेजा होगा। उसकी जिंदगी में जैसे लड़ाई का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता, चाहे कल वो स्पेशल टास्क फोर्स में हो या आज फाल्कन में। शायद अब भी वो उसकी असली ताकत का टेस्ट लेना चाहते थे। वास्तव में, नंबर 9 ने कहा। तो फिर शुरू करते हैं, ध्रुव ने कहा। चूंकि लड़ाई होनी थी तो उसे जल्दी खत्म करना बेहतर था। ध्रुव को इस जंगल में ज्यादा देर नहीं रुकना था। मैं यहां रात बिताने वाला नहीं हूं, उसने सोचा। 10 सितारा होटल में रहना कितना अच्छा होता है। मैं यहां क्यों रुकूं और मच्छरों को दावत क्यों दूं? तो फिर तैयार रहो, नंबर 9 ने कहा। उसने अपनी ऊर्जा पैरों पर केंद्रित की और मिसाइल की तरह ध्रुव की ओर दौड़ा। ध्रुव ने कोई वक्त बर्बाद नहीं किया। जब से यह आदमी आया था वह पूरी तरह से सतर्क था, हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार। जैसे ही नंबर 9 ने उस पर हमला किया, ध्रुव भी तेजी से उसकी ओर बढ़ा। दोनों पलक झपकते ही बीच में टकरा गए। धम! ऐसा लगा जैसे किसी तोप का छोटा गोला फट गया हो। झटके की लहरें आसपास के इलाके में फैल गईं। ध्रुव और नंबर 9 दोनों कई कदम पीछे हटे। नंबर 9 ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। वहीं दूसरी ओर ध्रुव ने उसे जोश और लड़ाई की तीव्र इच्छा से देखा। यह अब तक का सबसे अच्छा मुकाबला है,
ध्रुव ने सोचा। जॉर्डन और लीमैन के अलावा यह उसका अब तक का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। जब वह पहली बार जॉर्डन से लड़ा था तब वह काफी कमजोर था और लीमैन उससे इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने ध्रुव को बुरी तरह हरा दिया था। लेकिन यह आदमी, यह उसके बराबर का था। ध्रुव अब अपनी ताकत का पूरा प्रदर्शन करना चाहता था। वह देखना चाहता था कि उसकी ताकत की हद कहां तक है। साथ ही यह भी समझना चाहता था कि वह सबसे बेहतर बनने से कितना दूर है। दूर बेस के अंदर एक बूढ़ा आदमी और अधेड़ उम्र का आदमी इस लड़ाई को देख रहे थे। दोनों यह देखकर हैरान थे कि ध्रुव और नंबर 9 का टकराव बराबरी का था। वे नंबर 9 की ताकत को बहुत अच्छे से जानते थे। वल्चर टीम फाल्कन की सबसे मजबूत और बेहतरीन टीम थी। टीम के हर सदस्य में कम से कम ड्रैगन रैंक तक पहुंचने की क्षमता थी। लेकिन ध्रुव, वो कितनी कम उम्र का था और फिर भी वल्चर टीम की नंबर 9 के बराबर ताकत रखता था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप लड़ाई को देखते रहे। थोड़ी देर रुकने के बाद ध्रुव और नंबर 9 ने एक बार फिर लड़ाई शुरू कर दी। ठप 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 ऐसी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। यह लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इन सटीक मुक्कों से उनका खून खौल उठा। दोनों ड्रैगन रैंक के मास्टर थे और उनके शरीर असामान्य रूप से मजबूत थे। यही वजह थी कि वे आमने सामने लड़ने की हिम्मत कर पा रहे थे। ध्रुव की खासियत यह थी कि उसका शरीर जितना मजबूत था, उसका दिमाग भी उतना ही ताकतवर था। साथ ही वह 8 हाथ की मुट्ठी जानता था, एक ऐसी लड़ाई की तकनीक जो अपनी क्रूरता के लिए जानी जाती है। इसलिए ऐसे युद्ध से डरने का सवाल ही नहीं था। हालांकि ध्रुव की एक कमी भी थी, वह था यथार्थ युद्ध का अनुभव। वह ज्यादातर अपनी मजबूत मानसिक शक्ति पर निर्भर था, जिससे वह प्रतिद्वंद्वी के हमले के तरीके का अंदाजा लगाता। दूसरी ओर नंबर 9 वल्चर टीम का सदस्य था। उसने न केवल देश के लिए मौत के मुहाने पर जाकर लड़ाई की थी, बल्कि विदेशों में तमाम ताकतवर योद्धाओं से भिड़ा था। उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति ध्रुव के मुकाबले ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके पास युद्ध का अनुभव कहीं ज्यादा था। इसी समानता के कारण सैकड़ों राउंड की लड़ाई के बाद भी दोनों को सिर्फ हल्की चोटें आईं। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, ध्रुव और ज्यादा क्रूर होता गया। यह ऐसी लड़ाई थी जिसे वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। उसके शरीर में हर जगह दर्द हो रहा था, लेकिन यह दर्द उसे और ज्यादा खूंखार बना रहा था। अब उसने अपने बचाव को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि हर 3 मुक्के जो नंबर 9 ने उसे मारे, वह उनमें से सिर्फ एक बार ही नंबर 9 को सही से वार कर पा रहा था। ढप, एक जोरदार टक्कर हुई और दोनों कुछ मीटर दूर जा गिरे। हालांकि इस बार ध्रुव तैयार था। उसने अपने पीछे की विशाल चट्टान पर जोरदार लात मारी, इस झटके को संतुलित किया और खुद को समय पर संभाल लिया। इसके बाद उसी चट्टान को धक्का देकर वह बिजली की रफ्तार से नंबर 9 की ओर दौड़ पड़ा। वह इस लड़ाई को खत्म करने के लिए 8 हाथ की मुट्ठी की सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था, माउंटेन लीन। यह उसका मजबूत दिमाग था जो उसे लड़ाई के दौरान भी आसपास की स्थिति का सही अंदाजा लगाने और अपनी फायदेमंद योजना बनाने में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ नंबर 9 भी पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए एक विशाल पेड़ से जा टकराया। उसने खुद को गिरने से रोका और अपने अगले कदम के लिए तैयार होने लगा, लेकिन तभी उसके दिल में एक खतरनाक एहसास उठा। यह वही एहसास था जो उसने कई बार मौत के करीब पहुंचने पर महसूस किया था। उसने तुरंत अपनी जगह छोड़ी और दूसरी ओर लुढ़क गया। धमाका! इससे पहले कि वह संभल पाता, एक तेज आवाज उसके कानों में गूंज गई। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि नंबर 9 इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देगा। नंबर 9 लुढ़क कर दूर जाने में कामयाब रहा और ध्रुव के सबसे मजबूत हमले को चकमा दे दिया। इस बार ध्रुव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद को किसी तरह संभाला, लेकिन विशाल पेड़ से टकराने से नहीं बच सका। उस जोरदार झटके ने उसे कुछ कदम पीछे की ओर लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया। उसके अंदरूनी अंग हिल गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे खून की उल्टी होने वाली हो। ध्रुव मन ही मन सोचने लगा, यही तो कमी है, युद्ध का अनुभव नहीं है। इसी बीच नंबर 9 के कान में एक आवाज आई, नंबर 9, अब बस करो, ध्रुव को बुलाकर लाओ। रोजर, नंबर 9 ने तुरंत जवाब दिया। फिर उसने ध्रुव की तरफ देखा और कहा, चलो
कप्तान ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए कहा है। ध्रुव उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और चुपचाप नंबर 9 के पीछे जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। बाहर पहाड़ की ओर एक स्टाफ मेंबर ने उनका स्वागत किया। नंबर 9 ने ध्रुव को वहां छोड़ा और खुद गायब हो गया। ध्रुव के नंबर 3 लैंडिंग साइट से चले जाने के कुछ ही देर बाद 2 लोग वहां आ पहुंचे। ये वही लोग थे जिन्होंने अभी ध्रुव और नंबर 9 की लड़ाई देखी थी। अधेड़ उम्र के आदमी ने उस पेड़ को करीब से देखा जिस पर ध्रुव ने आखिरी वार किया था। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या सोचते हो? वह बहुत मजबूत है। हॉप हॉर्न बीम के ठोस केंद्र में कई दरारें आ गई हैं। यह झटका ड्रैगन रैंक की ताकत से कहीं ज्यादा है। अगर नंबर 9 के पास अनुभव न होता तो यह वॉर उसे सीधे रिटायरमेंट के लिए भेज देता। हमें ध्रुव को जरूर रखना चाहिए, उसकी क्षमता जबरदस्त है, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तारीफ में कहा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है ध्रुव को अभी लड़ाई का अनुभव नहीं है। वह अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता। अगर वह ऐसा कर पाता तो वह बिना सोचे समझे वह आखिरी वार करने की कोशिश नहीं करता। अधेड़ आदमी मुस्कुराया और बोला, असल में यही उसकी क्षमता दिखाने का तरीका है। वह अभी 22 साल का भी नहीं है। अगर उसने खुद को निखारना जारी रखा तो वह भविष्य में उस स्टेप को पार कर सकता है। वह हमारे देश का रक्षक बन सकता है। बूढ़े आदमी की आवाज हल्के से कांपने लगी। जाहिर था वह भी सुनकर उत्तेजित था। एक रक्षक! अगर सोमरलैंड में ऐसा एक भी इंसान होता तो यह दुनिया के ताकतवर देशों की रैंकिंग बदलने के लिए काफी था। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या तुम्हें ध्रुव की फाइल मिल पाई? अधेड़ आदमी ने जवाब दिया, स्पेशल टास्क फोर्स ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। इस पर उच्चतम स्तर की गोपनीयता लगाई गई है। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया। तो स्पेशल टास्क फोर्स को पहले से पता था कि ध्रुव कितना ताकतवर है। फिर ध्रुव को हमारी टीम वल्चर में शामिल करो। हमें उसकी जरूरत है। जिसका कोड नेम नंबर 10 है, उसे टीम के बाकी सदस्यों की तरह ही नॉर्मल बिहेवियर करने दो, बूढ़े आदमी ने कहा। लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स का क्या? ऐसा करना थोड़ा अनएथिकल है, अधेड़ उम्र के आदमी ने सवाल किया। उनकी चिंता मत करो, रूल्स तोड़ने के लिए ही होते हैं। जब वक्त आएगा तो सबसे बुरा यही होगा कि हमें ध्रुव के लिए लड़ना पड़ेगा, बूढ़े आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया। मैं समझ गया, अधेड़ उम्र का आदमी बोला। ध्रुव जैसे ही बैठा, एक स्टाफ मेंबर ने उसे कुछ पेपर्स साइन करने के लिए दिए। ध्रुव ने बिना देखे ही उन पर सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के तुरंत बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। ध्रुव, फाल्कन और टीम वल्चर में तुम्हारा स्वागत है। मैं टीम वल्चर का कप्तान लुकास ब्राउन हूं, उसने परिचय दिया। नमस्ते कैप्टन ब्राउन। ध्रुव तुरंत खड़ा हो गया और विनम्रता से बोला। कैप्टन ब्राउन की मौजूदगी ने ध्रुव को हल्का सा खतरे का एहसास कराया। यह भी शायद लीमैन जैसे किसी लेवल का आदमी होगा, ध्रुव ने मन ही मन सोचा। भविष्य में तुम टीम वल्चर के सदस्य रहोगे। तुम्हारा कोड नेम नंबर 10 होगा। चूंकि तुम अभी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, फिलहाल तुम्हें किसी मिशन पर जाने की जरूरत नहीं है, लुकास ने आगे कहा। कैप्टन ब्राउन, मैं तो सिर्फ एक फ्रीलांसर हूं, इसलिए जब तक कोई विशेष स्थिति न हो मुझे मिशन पर नहीं जाना चाहिए, सही कहा ना? ध्रुव ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा। उसे यही पता था कि एक फ्रीलांसर को जनरली मिशन पर नहीं भेजा जाता। यही वजह थी कि वह स्पेशल टास्क फोर्स और फाल्कन दोनों से जुड़ा हुआ था। किसने कहा? अभी जिस पेपर पर तुमने सिग्नेचर किया है उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम अपनी मर्जी से टीम वल्चर के आधिकारिक सदस्य बन रहे हो। तुम अपना जीवन मातृभूमि को समर्पित करने के लिए फाल्कन में शामिल हुए हो। लेकिन चूंकि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें मिशन पर जाने की जरूरत नहीं है, लुकास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ध्रुव, पक्का धोखा हुआ है। उसे अब समझ आया कि स्टाफ ने उससे इतनी जल्दी में सिग्नेचर क्यों करवा लिए। जाहिर था कि कुछ तो गड़बड़ थी। लेकिन कैप्टन ब्राउन, मैं पहले से ही स्पेशल टास्क फोर्स टीम ए का ऑफिशियल मेंबर हूं। अगर मैं फाल्कन में भी ऑफिशियल मेंबर बन जाऊं तो क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? ध्रुव ने असहाय स्वर में पूछा। कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो हम मेन कैप्टन को उनके टीम लीडर से बात करने के लिए कह देंगे। तुम बस वही करो जो तुम अभी कर रहे हो। वैसे भी तुम्हें मिशन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह सोचो, तुम्हें अपनी नई पोजीशन के साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या यह अच्छा नहीं है? लुकास ने मुस्कुराते हुए कहा। ध्रुव ने गहरी सांस ली।
ठीक है फिर, चूंकि कैप्टन ब्राउन ने साफ साफ कह दिया था, इसलिए ध्रुव को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी उसे दोनों में से किसी भी मिशन पर जाने की जरूरत नहीं थी। अपनी सुरक्षा के लिए एक और पहचान होना फायदे की बात थी। जब वह अपनी ताकत को बढ़ाकर दुनिया का सबसे अजेय इंसान बन जाएगा तो कौन उस पर दबाव डालने की हिम्मत करेगा। इसके बाद लुकास ने ध्रुव को फाल्कन और टीम वल्चर की बेसिक जानकारी दी। उन्हें फाल्कन का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ प्रमाण पत्र भी दिए गए। जब ध्रुव स्टारी नाइट होटल लौटा तो रात हो चुकी थी। इस दिन उसे दोनों मुख्य संगठनों की नेचर और कामकाज पूरी तरह से समझ आ गया। एक संगठन देश के अंदर के मामलों के लिए जिम्मेदार था, जबकि दूसरा देश के बाहर के मामलों को संभालता था। स्पेशल टास्क फोर्स का काम उन घरेलू मार्शल आर्टिस्ट्स पर नजर रखना था जो कानून तोड़ रहे थे, अपराध कर रहे थे या समाज के लिए खतरा बन रहे थे। स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ए सबसे खास थी। हर सदस्य के पास ड्रैगन रैंक में एंट्री करने की ताकत थी। दूसरी ओर फाल्कन का फोकस देश में आने वाले बाहरी जासूसों या भाड़े के सैनिकों पर था जो चोरी या मिशन अंजाम देने के मकसद से आते थे। फाल्कन में टीम वल्चर वही थी जो स्पेशल टास्क फोर्स में टीम ए यानी सबसे बेस्ट। हर सदस्य ड्रैगन रैंक की ताकत रखता था। फाल्कन को फाल्कन कहने का भी अपना एक कारण था। सोमरलैंड का दुश्मन देश फाल्कोनिया था। दोनों देशों के बीच कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे युद्ध लगातार होते रहे। फाल्कन की जिम्मेदारी थी फाल्कोनिया की सोमर हंटिंग टीम से मुकाबला करना। ये दोनों टीमें एक दूसरे की दुश्मन थीं। उनके नाम ही सब कुछ कह देते हैं। एक का नाम फाल्कन और दूसरे का सोमर हंटिंग टीम। दोनों देशों की सीमाओं पर हर दिन छोटे मोटे झगड़े चलते रहते थे। ध्रुव ने मेज पर रखे 2 आईडी कार्ड्स को देखा। पहला कार्ड स्पेशल टास्क फोर्स टीम ए के ऑफिशियल मेंबर के रूप में उसकी पहचान दिखा रहा था। इस कार्ड की मदद से वह कुछ खास परिस्थितियों में लोकल फोर्सेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता था। जैसे ही वह यह कार्ड दिखाता, हर प्रांत के कैबिनेट मंत्रियों को उसकी बात माननी पड़ती। इससे वह बेहद ताकतवर बन जाता। टीम ए में सिर्फ 11 मेंबर्स थे। उनमें से हर एक के पास ऐसा कार्ड था। जॉर्डन, जिससे उसकी मुलाकात लूथर्स के घर पर हुई थी, उन्हीं में से एक था। दूसरा कार्ड फाल्कन की टीम वल्चर के ऑफिशियल मेंबर का था। यह कार्ड भी कम ताकतवर नहीं था। अगर वह इसे दिखाता तो वह जहां भी होता अपनी सेना को कंट्रोल कर सकता था। स्पेशल टास्क फोर्स टीम ए के मुकाबले टीम वल्चर में लोग बहुत कम थे। पूरी टीम में सिर्फ 10 लोग थे और उनमें भी ध्रुव का कोड नाम नंबर 10 था। अब बात तार्किक तौर पर करें तो ध्रुव की दोहरी पहचान कभी एक ही इंसान के सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन इसमें ट्विस्ट यह था कि ध्रुव की पोटेंशियल इतनी ज्यादा थी कि दोनों संगठन उसे खोना नहीं चाहते थे। नतीजा, ध्रुव को दोनों टीमों में शामिल कर लिया गया। सोमरलैंड में उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो अपनी मर्जी से कोई भी पहचान लेकर कुछ भी कर सकता था। बस शर्त यह थी कि देश से गद्दारी नहीं करनी है। और खास बात यह थी कि उसकी दोनों पहचानें मिलकर उसे लगभग अजेय बना देती थीं। अब सोचो, अगर ध्रुव $1 ट्रिलियन भी खर्च कर दे तो भी उसकी सच्चाई जानने के बाद कोई उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। जब उसे यह बात अच्छे से समझ में आई तो उसने महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। एक समय था जब वो बस एक ऐसा लड़का था जिसके पास आत्मसम्मान के अलावा कुछ नहीं था, और अब उसके पास असीमित पैसा, ताकत और देश में हाई प्रोफाइल स्टेटस था। स्पेशल टास्क फोर्स टीम ए और टीम वल्चर का मेंबर होना कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं था। अब तो प्रांतीय और स्थानीय मंत्री भी उससे इज्जत से पेश आते। लेकिन इस इज्जत की कीमत थी। उसे ऐसे मिशन पर जाना पड़ता था जहां जान का खतरा हमेशा बना रहता था। लीमन और लुकास ने उसे साफ साफ समझा दिया था कि जब तक वो देश के खिलाफ कुछ नहीं करेगा तब तक दोनों टीमें उसके साथ खड़ी रहेंगी। आखिरकार ये दोनों संगठन भी देश के ही सपोर्ट से चल रहे थे। तो अब ध्रुव के पास ऑप्शन था कि वो अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाए और कुछ बड़ा हासिल करे। उसके पास ताकत थी, रिसोर्सेस थे, और अगर ये सब न होता तो लीमन और लुकास उसे इतना महत्व नहीं देते। ध्रुव की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी थी कि उसे खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी समझ और मानसिक ताकत काफी स्ट्रांग थी।
वो लीमन और लुकास की नज़रों में अपने लिए जो एडमायरेशन और जोश देखता, उससे साफ पता चलता कि उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। लुकास का उसे टीम वल्चर में लाने का मतलब यही था कि ध्रुव उनके लिए अनमोल है। असल में ध्रुव तो बस एक फ्रीलांसर बनना चाहता था, पर फ्रीलांसर और किसी ऑफिशियल टीम के मेंबर के बीच का फर्क छोटा नहीं होता। यही फर्क अब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। असल में ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि ध्रुव और बाकी लोग एक दूसरे से पूरी तरह अलग थे। उसकी ताकत उसे ग्रैंड पॉइंट्स यानी भव्य अंकों से मिली थी। यही वजह थी कि उसे अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठे करने की जरूरत थी। भले ही वो काफी ताकतवर था, लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं था। कम से कम लुकास और लीमन से तो वो अभी भी पीछे था। उसकी सोच साफ थी, जब तक उससे ताकतवर लोग मौजूद हैं तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकता। कुछ वैसा ही जैसा दाऊद ने किया था। उसने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली थी कि कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर नहीं था, और तभी जाकर उसने खुद को थोड़ा आराम दिया। ध्रुव का भी यही प्लान था। जब वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उससे ऊपर कोई न बचे, तब वो चैन की सांस लेगा, और जब वो उस मुकाम पर पहुंचेगा तब वो कैपिटल सिटी में दिल खोलकर पैसे खर्च करेगा। वो वहां कुछ घर खरीदने वाला था, एक ऐसी जगह जहां हर इंच जमीन सोने के भाव बिकती थी, और इसी दौरान उसके ग्रैंड पॉइंट्स तेजी से बढ़ने वाले थे। उधर तानिया स्प्रिंगफील्ड में उसके लिए और भी पॉइंट्स तैयार कर रही थीं। ध्रुव को पूरा यकीन था कि जल्द ही वो अपनी मेंटल पावर को भी लेवल अप कर पाएगा, और जब वो समय आएगा उसकी स्किल्स भी एक नए लेवल पर पहुंच जाएंगी। कैपिटल सिटी के एक आलीशान अपार्टमेंट में ध्रुव अपने अगले कदम की प्लानिंग में लगा था। उधर जैकरी अपने कमरे में बैठा था। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक खास वेब एड्रेस था जिसे उसने बड़ी मशक्कत से हासिल किया था। यह एड्रेस सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड था, बाद ये हमेशा के लिए एक्सपायर हो जाता। जैकरी ने उस साइट पर लॉग इन किया और एक मैसेज पोस्ट किया, टाइगर रैंकर की हत्या के लिए 500 मिलियन का इनाम, स्थान सोमरलैंड, कैपिटल सिटी। मैसेज पोस्ट करने के बाद जैकरी चुपचाप इंतजार करने लगा। जिस वेबसाइट पर जैकरी था वो डार्क वेब का हिस्सा थी। ये इंटरनेट की वो दुनिया थी जहां जमीन के नीचे की दुनिया चलती थी। यहां हर तरह के गुप्त सौदे होते थे, हत्या, अपहरण और दूसरे खतरनाक काम, और इन कामों का इनाम भी बड़ा होता था। डार्क वेब पर पोस्ट करने वाले लोग अक्सर असली पहचान छुपा कर रहते थे। ये लोग कभी किसी देश के बड़े नेता, संघ के वारिस या किसी अमीर परिवार के बच्चे हो सकते थे, लेकिन यहाँ इनका असली नाम और चेहरा किसी को नहीं पता चलता। वहीं मिशन को अंजाम देने वाले लोग आमतौर पर भाड़े के सैनिक होते थे। कुछ तो बड़े हिटमैन होते जो अकेले काम करना पसंद करते थे। डार्क वेब का काम बड़ा सिंपल था। मिशन स्वीकार होने के बाद नियोक्ता यानी जो मिशन देता है वो प्लेटफॉर्म पर पैसे ट्रांसफर कर देता। जब काम पूरा हो जाता तो दोनों पक्ष इसकी पुष्टि करते। फिर प्लेटफॉर्म अपना कमीशन काटकर बाकी पैसे हिटमैन के खाते में ट्रांसफर कर देता। अगर मिशन फेल हो जाए तो पैसे नियोक्ता को पूरी तरह से वापस मिल जाते। इस पूरी प्रक्रिया में नियोक्ता और हिटमैन कभी एक दूसरे से नहीं मिलते थे, और वे एक दूसरे से डायरेक्टली संपर्क भी नहीं कर सकते थे। इसी से नियोक्ता की पहचान पूरी तरह से सुरक्षित रहती थी। डार्क वेब की शुरुआत के बाद से अगर कोई मिशन फेल भी हो जाए तो नियोक्ता को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता था। इसी वजह से डार्क वेब की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती चली गई। आज के समय में डार्क वेब उन अनगिनत भाड़े के सैनिकों और हथियारों का अड्डा बन चुका है जिन्हें अपना काम गुप्त तरीके से करना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब हथियारों और भाड़े के ग्रुप्स को उनके मिशन की कठिनाई और सक्सेस रेट के आधार पर रैंकिंग भी देता है। जो लोग टॉप रैंक तक पहुंच जाते हैं वो भूमिगत दुनिया में बेहद मशहूर हो जाते हैं। लेकिन डार्क वेब की मौजूदगी ने दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है। हर देश इसे खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके जरिए किसी भी समय किसी बड़े राजनेता या पब्लिक फिगर को टारगेट किया जा सकता है। मगर डार्क वेब का खात्मा करना आसान नहीं है। इसका एड्रेस हर दिन बदलता रहता है और इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स मैनेज करते हैं। इसे ट्रैक करना या पूरी तरह मिटाना नामुमकिन सा है। इसी वजह से
डार्क वेब दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। टी-मैन स्टेन ने जैकरी को पहले ही वार्निंग दी थी कि उनकी 10 साल की सर्विस का टर्मिनेशन करीब है। फिलहाल उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहिए। जैकरी स्टेन के खिलाफ खुलकर जाने की हिम्मत तो नहीं कर सकता था, लेकिन ध्रुव को ऐसे ही छोड़ देना भी उसके बस की बात नहीं थी। जब उसे पता चला कि ध्रुव कैपिटल सिटी आ रहा है, तो उसने इस मौके को भुनाने का प्लान बनाया। जैकरी ने डार्क वेब पर नियोक्ता के तौर पर एक मिशन पोस्ट करने का फैसला किया, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस हथियारों को हायर कर सके। अगर मिशन सफल होता तो बहुत अच्छा, और अगर फेल भी हो जाता तो भी उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मिशन पोस्ट करने के बाद जैकरी इंतजार करने लगा, लेकिन डार्क वेब से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके लिए यह थोड़ा हैरान करने वाला था। उसकी जानकारी के मुताबिक एक टॉप टाइगर रैंकर को मारने की एवरेज कीमत करीब $300 मिलियन होती थी, लेकिन उसने इसे बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया था। लॉजिकली देखा जाए तो इतनी बड़ी रकम के लिए मिशन तुरंत स्वीकार हो जाना चाहिए था। इसीलिए उसने सोचा था कि जल्द से जल्द कोई इसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन 1 घंटा बीत गया और अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर दिक्कत क्या है? जैकरी उलझन में था। यह पहली बार था जब उसने डार्क वेब पर कोई मिशन पोस्ट किया था। जैकरी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी हत्या को एक्सेप्ट करने में सिर्फ टारगेट की वैल्यू ही मैटर नहीं करती, बल्कि उसकी लोकेशन और नियोक्ता की पहचान भी मायने रखती है। ये फैक्टर्स एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। मिसाल के तौर पर जब किसी टॉप टाइगर रैंक वाले को मारने की बात होती है, तो अगर तुलना की जाए तो एक ऐसा इंसान जो अकेला हो और जिसके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, और दूसरा जो किसी विशाल परिवार का वारिस हो, उनके बीच बड़ा फर्क होगा। दूसरे केस में इनाम की रकम 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। जैकरी ने जो पोस्ट किया था उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, कोई और जानकारी नहीं। साथ ही लोकेशन भी सोमरलैंड की कैपिटल सिटी थी। ये जगह भाड़े के सैनिकों और हथियारों के लिए नो गो जोन मानी जाती थी। हर कोई जानता था कि सोमरलैंड के पास ऐसे स्पेशल संगठन हैं जिनका काम उनके जैसे बाहरी भाड़े के सैनिकों को खत्म करना था। सोलो काम करने वाले हथियारों के लिए हालात थोड़ा बेहतर थे, क्योंकि उनके टारगेट छोटे होते थे, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत हिम्मत करके आते, उनमें से ज्यादातर वापस जिंदा नहीं लौटते। सिर्फ गिने चुने लोग ही यहां अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर पाते थे। भाड़े के सैनिकों की हालत तो और भी खराब थी। वे हमेशा ग्रुप में काम करते थे, कभी कभी 10 या उससे ज्यादा लोगों के साथ। ऐसे में सोमरलैंड में उनका पकड़ा जाना लगभग तय था। यही वजह थी कि भाड़े के सैनिक सोमरलैंड में मिशन लेना ही नहीं चाहते थे। सोमरलैंड जैसी खतरनाक जगह पर आकर जान जोखिम में डालना 500 मिलियन के लिए भी उनके लिए सही डील नहीं थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जैकरी के सब्र का बांध टूटने लगा। उसने सीधे डार्क वेब के ऑपरेटर्स से बात की और पूछा, भाई ये क्यों नहीं हो रहा है? वो ध्रुव को अपनी नाक के नीचे से बचकर निकलने देने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब यह मिशन कैपिटल सिटी में क्यों हो रहा है, जबकि ध्रुव रिवर सिटी में भी टारगेट किया जा सकता था? इसका जवाब जैकरी के प्लान में छुपा था। जैकरी चाहता था कि लोगों को पता चले कि ये उसका किया हुआ है। हालांकि वो इसे प्रूव नहीं कर सकता था, लेकिन अगर सबको लगे कि इसके पीछे वही है, तो उसकी पब्लिक इमेज सुधर जाएगी। रिवर सिटी में ऐसा होता तो शायद लोग उस पर शक भी न करते। ऐसे में जो कुछ भी उसने किया उसका मतलब ही खत्म हो जाता। जैकरी सिर्फ अपनी भड़ास नहीं निकालना चाहता था, उससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि वो सबको एक सख्त मैसेज देना चाहता था। मुझसे पंगा लिया तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कैपिटल सिटी में क्विंस के वारिस और टी फैक्शन के टॉप 8 सेनानियों में से एक होने के नाते जैकरी में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, लेकिन ध्रुव ने उसे इस दौरान बुरी तरह से अपमानित किया था। कैपिटल सिटी के पावरफुल लोगों के बीच जैकरी अब एक मजाक बन चुका था। अगर उसने अपनी इज्जत वापस नहीं पाई तो वो कैपिटल सिटी में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। अगर इस बार कैपिटल सिटी में ध्रुव के साथ कुछ बुरा हुआ तो सबको लगेगा कि वही सबके पीछे है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं होगा। इसका मतलब उसकी रेप्यूटेशन भी वापस आ जाएगी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वैसे भी उसके लिए
क्विंस के वारिस के तौर पर कुछ 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लेवल के लोगों के लिए पैसा छोटी चीज है, लेकिन रेपुटेशन बड़ी बात होती है। अगर वो अपनी इज्जत वापस पा सकता है तो और पैसे खर्च करने में क्या दिक्कत। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? डार्क वेब के सपोर्ट ने जय करी को मैसेज भेजा। जय करी ने पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे पोस्ट किए गए मिशन को कोई एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, मैं क्लियर नहीं बता सकता कि क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे मदद करो, मिशन में क्या गड़बड़ है? ये मेरी पहली पोस्टिंग है, शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई हो। अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। जय करी ने जवाब दिया। ठीक है, अपना मिशन कोड भेजो। जय करी ने कोड देखा और भेज दिया, 4398। थोड़ी देर बाद सामने से जवाब आया, आपके मिशन में 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली, जानकारी पूरी नहीं है। दूसरी, टारगेट लोकेशन कैपिटल सिटी है, समरलैंड में। ये ऐसी जगह है जहां ज्यादातर लोग जाना नहीं चाहेंगे, और एक टॉप टाइगर रैंकर को मारने के लिए 500 मिलियन ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर लोकेशन कैपिटल सिटी है तो ये अलग केस है। तो मिशन एक्सेप्ट करवाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लोकेशन तो मैं चेंज नहीं कर सकता, जय करी ने पूछा। मेरा सजेशन है कि आप रिवॉर्ड बढ़ा दें, इस तरह शायद कोई रिस्क लेने को रेडी हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया। डार्क वेब के सपोर्ट से बात करने के बाद जय करी को समझ आया कि मिशन पोस्ट करना इतना सिंपल नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद उसे ये बात लॉजिकल लगी। आखिर कोई भी अपनी जान रिस्क पर तभी लगाएगा जब मिशन क्लियर होगा। फिर जय करी ने मिशन में सिर्फ रिवॉर्ड बढ़ाकर 1 अरब कर दिया। उसे यकीन था कि पैसे के लालच में लोग रिस्क लेंगे। भाड़े के सैनिकों के लिए ये निषिद्ध इलाका बस एक एक्सक्यूज था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि कैपिटल सिटी बाकी जगहों से वाकई ज्यादा डेंजरस थी। जय करी द्वारा इनाम बढ़ाने के बाद लोगों ने उसके मिशन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1 अरब ऐसी रकम थी जो कुछ लोगों ने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखी थी। साथ ही डार्क वेब पर मिशंस को हाईएस्ट से लोवेस्ट रिवॉर्ड के हिसाब से रैंक किया जाता था। इनाम जितना बड़ा, मिशन लिस्ट में उतना ऊपर। अब जय करी का 1 अरब वाला इनाम पहली पेज पर आ गया था और वह 7वें नंबर पर था। कई लोगों ने इस नए मिशन पर ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि लोकेशन समरलैंड की कैपिटल सिटी है, ज्यादातर ने इसे इग्नोर कर दिया। ये ऐसी जगह थी जहां जाने से ज्यादातर भाड़े के सैनिक और हत्यारे मना कर देते थे। समरलैंड की कैपिटल सिटी को भाड़े के सैनिकों की निषिद्ध भूमि कहा जाता था। इस नाम के पीछे वजह थी वो सबक जो उन्होंने अपने खून से सीखे थे। हालांकि कुछ साहसी नौसिखिए और पागल लोग थे जिन्हें ये सब मजाक लगता था। निषिद्ध भूमि ऐसी कोई चीज होती नहीं है, उनका मानना था। ये लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड में अपना नाम बनाने के लिए डेस्परेट थे। साथ ही 1 अरब का इनाम उन्हें रिस्क लेने के लिए काफी लग रहा था। उनका सोचना था, अगर ये मिशन पूरा कर लिया तो पूरी दुनिया में कहीं भी चैन से रह सकते हैं, काम धंधा बंद, जिंदगी मस्त। इसलिए कई लोगों ने इस मिशन की डिटेल्स के लिए इंक्वायरी की, लेकिन उनमें से ज्यादातर इनएक्सपीरियंस्ड न्यूबीज थे। इस पॉइंट पर डार्क वेब की टीम पास्ट रिजल्ट्स और कैपेबिलिटी के आधार पर सबसे सूटेबल कैंडिडेट चुनती है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही मिशन के लिए कई लोग भेज दिए जाए। अगर ऐसा होता तो ये कंफर्म करना मुश्किल हो जाता कि मिशन पूरा होने के बाद क्रेडिट किसे दिया जाए। बाकी लोग तभी इस मिशन को एक्सेप्ट कर सकते थे जब वह चुना हुआ व्यक्ति इसे फेल कर दे। मिशन को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पुष्टि के बाद डार्क वेब के एम्प्लॉइज ने जय करी से कांटेक्ट किया। उसे टारगेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देनी थी, जैसे जेंडर, हाइट, एज, फोटो और वो जगहें जहां टारगेट अक्सर आता जाता है। ये सारी डिटेल्स हार्वर्ड ने प्रोवाइड कर दी थीं। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जय करी को अब डार्क वेब के डिजाइनेटेड अकाउंट में 1 अरब ट्रांसफर करना था। ये इसलिए जरूरी था ताकि एम्प्लॉयर मिशन के बाद भाग न जाए और पेमेंट करने से मना न कर दे। अमाउंट मिलने के बाद एम्प्लॉइज ने जय करी को बताया कि मिशन को अंजाम देने वाला व्यक्ति 3 दिन बाद कैपिटल सिटी पहुंचेगा। फिर मिशन के रिजल्ट की परवाह किए बिना वो 1 हफ्ते बाद जय करी को अपडेट देगा। जय करी को लगा कि अब सब तैयार है।
बस उसे ध्रुव के कैपिटल सिटी पहुंचने का वेट करना था ताकि वो उसे घातक गोली मार सके। डार्क वेब इंटरनेशनल अंडरग्राउंड वर्ल्ड में बहुत मशहूर था। बस पैसों की बात थी। उनके लिए ऐसा कोई टारगेट नहीं था जिसे मारने की हिम्मत ना हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ध्रुव अब टॉप टाइगर रैंकर नहीं रह गया था। साथ ही ध्रुव की करंट आइडेंटिटी ऐसी थी कि कैपिटल सिटी में उसके साथ कुछ भी होने पर पूरी सिटी हिल जाएगी। स्पेशल टास्क फोर्स टीम ए और फैल्कन टीम वल्चर के ऑफिशियल मेंबर की आइडेंटिटी कोई छोटी बात नहीं थी। पूरे देश में ऐसे सिर्फ 20 से ज्यादा लोग थे। ये लोग देश के इलीट थे। अगर उनमें से किसी की हत्या हो जाती तो डार्क वेब सीधे निशाने पर आ जाता। समरलैंड एम्पायर अगर गुस्से में आ गया तो मामला बहुत गंभीर हो सकता था, यहां तक कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। इस बीच ध्रुव को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि कोई उसकी जान लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है। वो तो बस यही सोच रहा था कि कल पैसे कहां खर्च करने हैं। अगले दिन ध्रुव ने पास की एक बेंज डीलरशिप ढूंढी और एक जी वैगन खरीद ली। कार न होना उसके लिए काफी असुविधाजनक था। वो हर जगह टैक्सी लेकर नहीं जा सकता था। फिर ध्रुव ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं गया। इसके बजाय वो आसपास के एरिया में घूमता रहा। वजह जाहिर है, एक घर ढूंढना। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी के लिए इसके आसपास का स्कूल डिस्ट्रिक्ट नेचुरली सबसे महंगा था। यहां किसी भी सेकंड हैंड मकान की कीमत रिवर सिटी के साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के बराबर थी, करीब 2 लाख प्रति स्क्वायर फीट। एक छोटे से सेकंड हैंड मकान की कीमत करोड़ों में थी। लेकिन ध्रुव को कोई पुराना मकान नहीं चाहिए था। वो तो नया घर लेना चाहता था, और जितना महंगा हो उतना अच्छा। हालांकि काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई न्यूली डेवलप्ड प्रॉपर्टी नहीं मिली। शायद इसका कारण ये था कि ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के आसपास रेनोवेशन की कॉस्ट बहुत हाई थी। डेवलपर्स ने शायद यही सोचा होगा कि इतना महंगा रेनोवेशन करना फायदेमंद नहीं होगा। ध्रुव को अपनी तलाश को थोड़ा और बढ़ाना पड़ा। आखिरकार उसे ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी से करीब 10 मिनट की दूरी पर एक नया विकसित एरिया मिला। थोड़ी इंस्पेक्शन के बाद उसने सीधा 1 अरब से ज्यादा खर्च करके एक पेंट हाउस खरीद लिया। अगले दिन ध्रुव कैपिटल सिटी में इधर उधर घूमता रहा। जहां भी उसे कोई नई प्रॉपर्टी बिकने के लिए दिखती, वह उसे खरीद लेता। पूरे दिन घूमने के बाद वह थक गया, लेकिन रिजल्ट से खुश था। उसने 4 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कितने घर खरीदे। वैसे भी उसकी कार में कॉन्ट्रैक्ट्स के ढेर लगे हुए थे। जब उसने 8 चरम मुट्ठी सीखने में अपने शानदार अंक खर्च किए थे, तो उसके पास सिर्फ 28 बचे थे। लेकिन तानिया ने स्प्रिंगफील्ड में कुछ पैसे खर्च किए, जिससे ये बढ़कर 52 हो गए। आज की कमाई जोड़ने के बाद उसके कुल 99 शानदार अंक हो गए। 100 अंक तक पहुंचने का सफर अब भी लंबा था। रात में ध्रुव ने इंटरनेट पर कुछ देर खोजबीन की। उसे पता चला कि कैपिटल सिटी में सबसे महंगी प्रॉपर्टी कोई नई डेवलप्ड रियल एस्टेट नहीं थी, बल्कि वो आंगन वाले घर थे। अगले 2 दिन ध्रुव ने राजधानी के कोने कोने में दौड़ते हुए बिताए। लेकिन इस बार वह थोड़ा स्मार्ट था। खुद भागने की बजाय उसने रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क किया। उन्हें सीधा बता दिया कि वह कैपिटल सिटी में आंगन वाले घरों में इन्वेस्ट करना चाहता है। बस जो भी बिकाऊ हो मुझे बताओ, कीमत चाहे जो भी हो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना बड़ा क्लाइंट देखकर एजेंट्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स एक्टिवेट किए और ध्रुव की मदद के लिए जुट गए। लेकिन कैपिटल सिटी में आंगन वाले घर रेयर थे। सब जानते थे कि उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इसीलिए कोई बेचने को तैयार नहीं था। 2 दिन बाद ध्रुव ने टोटल 12 आंगन वाले मकान खरीदे। हर घर की कीमत करोड़ों से लेकर 1 बिलियन तक थी। एक बहुत बड़ा आंगन वाला मकान, जिसे किसी राजकुमार का पुराना निवास बताया गया, ध्रुव ने करीब 2 बिलियन में खरीदा। 3 दिनों में स्प्रिंगफील्ड में तानिया के निवेश से जुड़े शानदार अंकों को जोड़कर उसकी टोटल पॉइंट्स 298 हो गए। इस स्पीड से वह कुछ ही दिनों में अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर सकता था। ध्रुव ने खरीदारी जारी रखने का प्लान बनाया, लेकिन तभी उसे साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के चांसलर ओलिवर का कॉल आया। ओलिवर ने पूछा, क्या तुम कैपिटल सिटी पहुंच गए हो? अगर नहीं तो जल्दी आ जाओ।
हम पिछले 3 दिनों से ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में हैं। ध्रुव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपने पर्सनल मैटर्स को पॉज पर रखा, लेकिन रियल एस्टेट एजेंट से कह दिया, अगर कोई आंगन वाला घर बिकाऊ हो तो मुझे कॉल करना। अगली सुबह ध्रुव ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंचा। यह पहली बार था जब वह इतने मशहूर शैक्षणिक संस्थान में आया था। यूनिवर्सिटी के भव्य गेट और उसके आसपास घूमते छात्रों को देखकर ध्रुव को लगा कि ये जगह वाकई विश्व प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान कहलाने लायक है। सिर्फ गेट ही साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के गेट से कहीं ज्यादा भव्य था। हालांकि ध्रुव ने यह नहीं देखा कि जब वह यूनिवर्सिटी के गेट के सामने खड़ा था तो थोड़ी दूरी से 2 आंखें उसे घूर रही थीं। वह आदमी थोड़ा लंबा था, बेसबॉल कैप पहने हुए था। पहली नजर में कोई भी बता सकता था कि वह विदेशी है, लेकिन ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट में विदेशी होना कोई खास बात नहीं थी, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ध्रुव बाकी छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। सर, मैं साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से अकादमिक एक्सचेंज के लिए आया हूं, क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे? ध्रुव ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, अगर आप साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के प्रभारी से कहना चाहिए कि वो आकर आपको रिसीव करे। गार्ड ने सख्ती से जवाब दिया। काफी समझाने के बाद भी गार्ड अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार ध्रुव के पास ओलिवर को बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ओलिवर को बाहर आने और ध्रुव को अंदर ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। ध्रुव, तुम्हें यहां आने में इतना टाइम क्यों लग गया? चलते चलते ओलिवर ने पूछा। ध्रुव ने जवाब दिया, मिस्टर कार्सन, मुझे माफ करिए, मैं किसी वजह से रुक गया था। देखो, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को नजरअंदाज मत करो। तुम स्नातक होने के बाद आराम से पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर अभी पढ़ाई छोड़ दी तो भविष्य में स्कूल लौटने का मौका शायद न मिले। समझ गया मिस्टर कार्सन। आओ, हार्वर्ड और बाकी लोग क्लास में हैं। इस यात्रा का मकसद है कि तुम ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के लर्निंग एनवायरनमेंट और उनकी टीचिंग मेथड्स को अनुभव करो। साथ ही यह देखो कि हमारी यूनिवर्सिटी और इस टॉप इंस्टीट्यूट के बीच क्या अंतर है। जब तक कमियां नहीं समझोगे तब तक सुधार मुमकिन नहीं। जी, मैं समझता हूं, ध्रुव ने जवाब दिया। हालांकि उसने कहा कि वह समझ गया, लेकिन मन में थोड़ी नाराजगी थी। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। यह ऐसा फर्क था जो एक रात में मिटाया नहीं जा सकता था। ध्रुव को लगा कि इस तरह का अकादमिक एक्सचेंज सिर्फ दिखावा है। कमियां समझने वाली बात तो सिर्फ बहाना है। असल मकसद छात्रों को यहाँ का माहौल दिखाना और उन्हें प्रेरित करना है। सुविधाओं और पढ़ाई के मामले में साउथ रिवर यूनिवर्सिटी ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी से काफी पीछे थी। ओलिवर ध्रुव को ओपन क्लास में लेकर गया। उसे वहां छोड़ने के बाद वह चला गया। ध्रुव क्लासरूम में बैठकर सिर्फ लेक्चर सुनता रहा। साथ ही वह ये भी सोचता रहा कि पैसे कहां और कैसे खर्च करे ताकि ज्यादा शानदार अंक हासिल कर सके। क्लास में कुछ छात्राएं बार बार उसकी तरफ देख रही थीं। अब ध्रुव को एक आकर्षक व्यक्ति माना जा सकता था। पहले वह थोड़ा अच्छा दिखता था, लेकिन उसका शरीर कमजोर था और आत्मसम्मान भी कम था, इसलिए वह हमेशा सुस्त और थका थका लगता था। लेकिन अब उसके शारीरिक और मानसिक ताकत में सुधार हो चुका था। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और वह पूरी तरह से हंक लग रहा था। अब उसकी पर्सनैलिटी में एक तरह का गुस्सैल करिश्मा भी जुड़ गया था। हॉवर्ड ध्रुव से थोड़ा कमतर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की कई लड़कियों का ध्यान ध्रुव पर गया। जब अमेलिया और लूना ने ध्रुव को देखा तो वे दोनों अलग अलग वजहों से खुश हो गईं। अमेलिया सोचने लगी कि ध्रुव के करीब आने का तरीका क्या हो सकता है। दूसरी ओर लूना अपनी योजना को लेकर सोच रही थी। लूना को याद था कि ध्रुव को अभी भी उसकी एक जरूरत पूरी करनी थी। वह इसी बात पर विचार कर रही थी कि इस स्थिति का फायदा कैसे उठाया जाए। इस बीच साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से जो 5 छात्र अकादमिक एक्सचेंज के लिए आए थे, वे सभी वहां मौजूद थे। 3 लड़कियां और 2 लड़के, सभी बहुत आकर्षक थे। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में वैसे तो कई आकर्षक लोग थे, लेकिन वहां छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि आमतौर पर किसी एक को नोटिस करना मुश्किल होता था। पर 3 दिन पहले
साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से 4 आकर्षक छात्र आए थे। अब ध्रुव के रूप में 5वां आ गया। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के छात्रों को लगने लगा था कि शायद साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में छात्रों का लेवल बहुत ऊंचा है। अगर यह सच होता तो उनकी ईर्ष्या करना लाजमी था। क्लास में बैठा ध्रुव नताशा को गुप्त रूप से एक टेक्स्ट मैसेज भेज रहा था। उसने नताशा को बताया कि वह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है। साथ ही उसने पूछा कि क्या दोपहर में मिलने के लिए उसके पास वक्त है। पहले जब भी ध्रुव नताशा को मैसेज करता तो वह कुछ सेकंड में जवाब दे देती थी, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। शायद वह क्लास में थी और उसका फोन साइलेंट पर था। उसी वक्त क्लास में एक और व्यक्ति टेक्स्ट भेजने में बिजी था। वह हॉवर्ड था, जो जैकरी को मैसेज करके बता रहा था कि ध्रुव ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंच गया है और अभी क्लास में है। पिछले 2 दिनों से जैकरी हर रोज हॉवर्ड से पूछ रहा था कि ध्रुव वहां है या नहीं। जैकरी पिछले बार की हार का बदला लेने के लिए बेचैन था। जैसे ही हॉवर्ड का मैसेज जैकरी को मिला, वह बहुत उत्साहित हो गया। ध्रुव आखिरकार ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी पहुंच ही गया था। डार्क वेब के कर्मचारियों ने जैकरी को कल ही बताया था कि उनका किराए का हत्यारा कैपिटल सिटी तो पहुंच चुका है, लेकिन उसे लक्ष्य नहीं मिला है। जब जैकरी ने हॉवर्ड से पूछा था तो पता चला कि ध्रुव अब तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा था। इससे जैकरी थोड़ा परेशान हो गया था। अब जब ध्रुव वहां आ चुका है तो जैकरी को अगले 2 दिनों में परिणाम की उम्मीद थी। उसने सोचा कि अगर ध्रुव को मारा नहीं जा सकता तो कम से कम उसे इतना घायल कर दिया जाए कि वह हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। जैकरी ने डार्क वेब के लोगों से साफ कहा था कि अगर ध्रुव को गंभीर रूप से विकलांग बना दिया गया तो मिशन को सफल माना जाएगा। अब सब कुछ ठीक लग रहा था और जैकरी सिर्फ परिणाम का इंतजार कर रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही उसकी बेइज्जती का बदला पूरा हो जाएगा। इस बीच जैकरी ने टी फैक्शन की पार्टियों में जाना भी लगभग बंद कर दिया था। जैसे ही वह किसी पार्टी में जाता, लोग रिवर सिटी की घटना पर उसका मजाक उड़ाने लगते। खास तौर पर टॉड मोल्सली, जो हर मौके पर उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जैकरी को यह बात खासकर चुभती थी। सुबह की क्लास जल्दी खत्म हो गई। नताशा ने क्लास के बीच में ही ध्रुव का मैसेज देख लिया था और उसने लंच के लिए हाँ कर दी थी। तभी अमेलिया ध्रुव के पास आई और बोली, ध्रुव, चलो साथ में लंच करते हैं। अमेलिया ध्रुव के करीब आना चाहती थी। उसे लगा अगर उसने पहल नहीं की तो ध्रुव उससे दूर हो जाएगा। थोड़ी दूर खड़ी लूना अमेलिया को टेढ़ी नजरों से देख रही थी। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करना अमेलिया, मैं दोपहर में किसी और से मिलने वाला हूं, अगली बार सही। अमेलिया ने फौरन पूछा, किससे मिलने वाले हो, कौन है वो? ध्रुव ने जवाब दिया, मेरी सीनियर हाई स्कूल की दोस्त, अब वो ग्रीनवुड में पढ़ रही है। अमेलिया ने थोड़ा निराश होकर कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार मुझे जरूर लंच पर ले जाना होगा। अमेलिया के लिए यह नया अनुभव था। अब तक वह हमेशा दूसरों को रिजेक्ट करती थी, लेकिन आज उसे खुद रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यह पहली बार नहीं था कि ध्रुव ने उसे मना किया था। यहां तक कि जब उसने खुद से उसे अप्रोच किया तब भी ध्रुव ने उसे ठुकरा दिया। यह बात उसके आत्मविश्वास को झटका देने वाली थी। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, अगली बार जरूर। ध्रुव के चले जाने के बाद लूना उसके पास आई। उसने कहा, ध्रुव, हमारे बीच जो समझौता हुआ था उसे भूलना मत। ध्रुव ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, कौन सा समझौता? लूना ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, तुम्हें मेरी एक और मांग पूरी करनी है। ध्रुव ने याद दिलाया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह मेरे मूड पर डिपेंड करता है। लूना ने गुस्से में कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने वादा किया था। लूना की बात खत्म होते ही वह मुड़ी और तेजी से चली गई। ध्रुव को जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिला। ध्रुव ने थोड़ी उलझन में अपना सिर हिलाया। उसके मन में सवाल उठा, क्या आजकल लड़कियां इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं? इसी दौरान उसकी जेब में फोन बजा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा कि नताशा का कॉल आ रहा था। हेलो, उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा। ध्रुव, मैं यहां हूं, क्या तुम क्लास से बाहर हो? फोन से नताशा की साफ और जानी पहचानी आवाज आई। इतने सालों बाद ध्रुव ने उसकी आवाज सुनी थी। वह अब भी पहले जैसी ही लग रही थी। पिछले कुछ सालों में वे केवल कभी कभी टेक्स्ट के जरिए संपर्क में थे।
हाँ, मैं बाहर आ रहा हूं, ध्रुव ने कहा और क्लासरूम से निकलने लगा। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत लड़की फोन हाथ में लिए खड़ी थी। नताशा ने सफेद पोशाक पहन रखी थी और उसके काले बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। वह दालान में थोड़ा नर्वस दिख रही थी। आसपास से गुजरते लड़के एक बार उसकी तरफ देखकर अक्सर पलटकर उसे देखने लगते। नताशा अब भी उतनी ही आकर्षक और ग्रेसफुल थी जितनी वह सीनियर हाई स्कूल में थी। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी वह सबकी नजरों में थी। ध्रुव ने फोन रख दिया और उसकी ओर बढ़ा। जब वह नताशा से लगभग 10 मीटर की दूरी पर था तो नताशा ने उसे देख लिया। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर चलना जारी रखा। नताशा थोड़ी उत्साहित दिख रही थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। नताशा, बहुत दिन हो गए मिलते हुए, ध्रुव ने मुस्कान के साथ कहा। ध्रुव, सच में बहुत समय हो गया, नताशा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि दोनों ने करीब 3 साल से एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि उनके बीच कोई दूरी है। वे अब भी दो पुराने दोस्तों की तरह सहज महसूस कर रहे थे। यह बात खासकर नताशा के लिए सच थी। ध्रुव ने पिछले 3 सालों में उसकी यादों और सपनों में बार बार जगह बनाई थी और अब ध्रुव उसके सामने पूरी तरह स्वस्थ और हंसते हुए खड़ा था। इससे वह थोड़ी भावुक और रोमांचित हो गई। कुछ साल पहले नताशा अपनी कायरता की वजह से ध्रुव को खो चुकी थी, लेकिन इस बार उसने तय किया था कि वह अपने दिल की बात कहने में पीछे नहीं हटेगी। उसे उस इंसान को पाना था जिसने उसके जीवन को दूसरा मौका दिया था। ध्रुव ने जब सामने नताशा को देखा तो उसे वो दोपहर याद आ गई। वो पल जब उसने नताशा को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उस घटना के बाद से ध्रुव को पता था कि नताशा उसकी तरफ देखती है, अक्सर अपने ख्यालों में खोई हुई। उसे यह भी पता था कि यह सब क्या इशारा करता है, लेकिन उसने इन सब बातों से बचने का फैसला किया था। अपने बचपन के अनुभवों के कारण ध्रुव का सेल्फ एस्टीम बहुत कम था। वह इन बातों का सामना करने से डरता था। भले ही उसे पता था कि नताशा को उस पर क्रश है, उसने कभी अपनी तरफ से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव को हमेशा लगता था कि नताशा बहुत परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट कि जब भी वह उसके पास खड़ा होता उसे लगता कि वह बस एक साधारण इंसान है। इसलिए वह कभी भी नताशा के बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसके दिल में हमेशा डर था कि कहीं वह अपनी लिमिट्स क्रॉस न कर दे। यही वजह थी कि उसने नताशा की जगह काव्या को चुना। कम से कम उसे ऐसा लगता था कि काव्या उसकी बराबरी की है। उसने सोचा कि काव्या के साथ उसका रिश्ता स्थिर रहेगा, वे शादी करेंगे और एक सादा सा जीवन बिताएंगे। लेकिन जब उसने काव्या के साथ डेट करना शुरू किया तो वह पूरी तरह से उसे समर्पित हो गया। यहां तक कि जब काव्या ने उसे नताशा से दूर रहने के लिए कहा तो उसने बिना कोई सवाल किए उसकी बात मान ली। फिर भी चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। ध्रुव को उम्मीद थी कि वक्त के साथ नताशा के लिए उसकी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन इस समय जब वह नताशा की आंखों में देख रहा था तो उसे वही प्यार महसूस हो रहा था जो उसने कई साल पहले देखा था। बल्कि अब उस प्यार की गहराई और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। सच कहें तो एक इंसान होने के नाते ध्रुव इस पल से गहराई से प्रभावित हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं थी कि नताशा जैसी परफेक्ट लड़की ने उसके लिए अपनी फीलिंग्स इतने सालों तक बिना बदले बनाए रखी। यह वही नताशा थी जिसने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वहीं दूसरी तरफ काव्या, जो हमेशा उसके साथ रहती थी, ने आखिरकार उससे ब्रेकअप करने का फैसला किया। लेकिन नताशा 3 सालों तक बिना उसे देखे भी वह वैसी ही बनी रही। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में तो निस्संदेह साउथ रिवर यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा हैंडसम लड़के होंगे। यह सोचना भी असंभव था कि नताशा को वहां कोई और पसंद नहीं आया होगा, और फिर भी वह अब भी ध्रुव के लिए वही फीलिंग्स रखती थी। यह सब देखकर ध्रुव का दिल चाहता था कि वह उसे अपनी बाहों में भर ले, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वे अब भी किसी रिश्ते में नहीं थे। 3 साल पहले जब वे पहली बार मिले थे तो उनकी बातचीत पूरी तरह से सामान्य थी, जैसे दो पुराने दोस्त आपस में मिल रहे हों। एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे साथ साथ चल दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, आसपास खड़े स्टूडेंट्स फुसफुसाते हुए बात करने लगे।
हे भगवान, ये नताशा है ना, हमारी इंग्लिश स्कूल की सबसे सुंदर लड़की। उसके साथ वो लड़का कौन था? क्या कोई उसे जानता है? मुझे लगता है कि वह SRU साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज स्टूडेंट है। वह हमारी क्लास में है। SRU, लेकिन वह हमारे स्कूल की है। हम किसी बाहरी को उसे ले जाने नहीं दे सकते। तुम लोग क्या कह रहे हो? वो फायदा उठा रहा है या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? वह लड़का बहुत अच्छा दिखता है ना? हाँ, और वह नताशा के साथ एकदम परफेक्ट लगता है। फैंटास्टिक फोर से कम तो नहीं है? पास खड़ी एक लड़की ने जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर वह हैंडसम है या अच्छा है? वह फिर भी दूसरे स्कूल का है। वह हमारे विश्वविद्यालय की सबसे सुंदर लड़की है। हम किसी बाहरी लड़के को उसे ले जाने नहीं दे सकते। इससे हमारे स्कूल के लड़कों की क्या इज्जत रह जाएगी? सही कहा, यह बड़ी खबर है। मुझे तुरंत हैनली को बताना होगा। वो पहले से ही नताशा पर नजर गड़ाए हुए है। जब उसे यह पता चलेगा तो वह इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देगा। मैंने तो पहले ही कहा था, नताशा का एक बॉयफ्रेंड है, इसीलिए उसने उन लड़कों को रिजेक्ट किया जो उसका पीछा कर रहे थे। उनके बिहेवियर से साफ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। तो क्या हुआ अगर वो एक दूसरे को जानते हैं? बस खबर फैलाना शुरू कर दो। इससे पहले कि ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को SRU का कोई लड़का ले जाए। ध्रुव और नताशा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चलते हुए उन पर कितनी नजरें टिकी थीं। खासकर इसलिए क्योंकि नताशा ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में काफी फेमस थी। हालांकि उन्होंने इन सब बातों की परवाह न करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर एक खाने की जगह ढूंढ ली। खाने के बाद नताशा ने ध्रुव को ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी घुमाई। ग्रीनवुड दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक थी। इसका कैंपस बहुत बड़ा था। दोनों ने कई जगहों पर घूमने के बाद एक कृत्रिम झील के किनारे आराम किया। यह जगह शांति के लिए जानी जाती थी। ग्रीनवुड के जोड़ों के लिए यह काफी पॉपुलर थी, लेकिन ज्यादातर लोग रात में ही यहां आते थे। दिन के वक्त यहां लोग कम ही दिखते थे। धूप तेज होती थी और अगर कोई कपल यहां आता भी था तो उन्हें अपनी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखना पड़ता था। ध्रुव, नताशा ने अचानक कहा। हाँ, ध्रुव ने उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम बहुत बदल गए हो, नताशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किस तरह? ध्रुव ने पूछा। तुम अब ज्यादा स्ट्रांग लगते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। और नताशा ने थोड़ी झिझक के बाद कहा, तुम ज्यादा हैंडसम भी हो गए हो। ध्रुव ने हंसते हुए अपना चेहरा छुआ। वह जानता था कि पिछले कुछ समय में उसमें बहुत बदलाव आए हैं, न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली भी। नताशा, मुझे लगता है तुम भी बदल गई हो, ध्रुव ने हल्के मुस्कान के साथ कहा। मैं? कैसे? नताशा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ओह, अब तुम भी बहुत स्मूथ बातें करने लगे हो ध्रुव। पहले तो तुम ऐसा कुछ नहीं कहते थे, नताशा ने शर्माते हुए कहा। हाँ, मुझे लगता है हम सब बदल गए हैं। दोनों दूर झील की ओर देखते रहे और काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। ध्रुव, हम? धन्यवाद। इसलिए मेरे सबसे बुरे समय में प्रकट होने और मुझे मौत से बचाने के लिए। तुमने एक देवदूत की तरह मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ओह, वो अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मैं शायद भूल ही जाता। मैं बस जल्दी था, मुझसे पहले कोई और भी ऐसा करता। लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकती। नताशा ने सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा और गंभीरता से कहा। ध्रुव को भी लगा कि नताशा की आवाज में कुछ अजीब था, तो उसने उसकी ओर देखा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। नताशा ने अपना सिर हल्का सा झुकाया और गंभीर स्वर में बोली, यह दुस्वप्न मुझे इतने सालों से परेशान कर रहा है। मेरे सपने में एक ट्रक बेकाबू होकर मेरी तरफ तेजी से आता है। मैं भागना चाहती हूं पर हिल नहीं पाती, और जैसे ही ट्रक मुझसे टकराने वाला होता है, एक आकृति मेरे पास आकर मुझे ट्रक के रास्ते से दूर ले जाती है। शुरुआत में मैं अचानक जाग जाती थी, पसीने से लथपथ और डरी हुई, लेकिन यह सपना हर रात आता रहा। मैं डरती थी कि अगर मैंने इसे देखना बंद कर दिया तो मैं भूल जाऊंगी कि उस चेहरे ने मेरी जान कैसे बचाई थी। धीरे धीरे ये सपना दुःस्वप्न जैसा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे पता होता है कि लॉरी मुझे कभी नहीं टक्कर मारेगी। जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूं, मैं एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में डूब जाती हूं
और एक परिचित खुशबू महसूस करती हूँ। इतना कहते कहते नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। ध्रुव को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपना हाथ धीरे से नताशा के कंधे पर रखा और उसे अपना सिर उसके कंधे पर टिकाने दिया। वहीं पास में खड़े एक जोड़े ने यह सब देखा। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लड़की नताशा है, उन्होंने तुरंत अपने फोन निकाले और कुछ तस्वीरें खींच लीं। यह ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की ब्रेकिंग न्यूज बन गई। ग्रीनवुड की सबसे खूबसूरत लड़की नताशा एक लड़के के साथ डेट पर थी और अपना सिर उसके कंधे पर रखे थी। जैसे ही यह तस्वीरें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पोस्ट हुईं, खबर तेजी से फैल गई। पर ध्रुव और नताशा को इस सब का जरा भी अंदाजा नहीं था। नताशा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैं ये भी बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन तब मैं कायर था, डरा हुआ था, खुद को नीचा समझता था और तुम्हारी फीलिंग्स का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। मैंने काव्या से ब्रेकअप कर लिया है। उसकी कंडीशन अभी बहुत अच्छी नहीं है। तुमने ग्रुप चैट में मैसेजेस देखे हैं, है ना? मैंने अपनी अंतरात्मा के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी अफवाह का शिकार बनो। मैं ये नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैंने काव्या को इसलिए छोड़ा क्योंकि हम दोनों साथ थे और इसी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान है। ये तुम्हारे साथ अन्याय होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूं। क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं भागूंगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, नताशा ने धीरे से कहा। उस दोपहर ध्रुव और नताशा अपनी अपनी क्लास अटेंड करने चले गए। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो अब एक बड़े हंगामे के किरदार बनने वाले हैं। जब दोनों क्लास पर ध्यान दे रहे थे, उसी समय ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के कैंपस फोरम पर एक पोस्ट डाली गई। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की नताशा यंग को कैंपस में एक अजनबी के साथ डेट पर देखा गया। पोस्ट में ध्रुव के कंधे पर नताशा के सिर की तस्वीरें भी लगी थीं। फोरम के यूजर्स ये देखकर हैरान रह गए। पोस्ट को दसियों हजार बार देखा गया और हजारों कमेंट्स आए। ये पोस्ट तुरंत ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के सबसे चर्चित पोस्ट्स में से एक बन गया। छात्रों ने इसे ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। अब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था, ये लड़का कौन है? लोग ध्रुव को ढूंढने लगे। आखिरकार उसकी नई क्लास के कुछ क्लासमेट्स ने, जिन्होंने उसे नताशा के साथ देखा था, ये कंफर्म कर दिया कि वो रहस्यमय अजनबी कौन था। थोड़ी ही देर में कैंपस फोरम पर एक और पोस्ट आ गई। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को SRU के एक्सचेंज छात्र ध्रुव ने ले लिया। यह एक छोटा लेकिन चौंकाने वाला पोस्ट था। ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी में कोई भी लेख जो नताशा से जुड़ा होता, खासकर गॉसिप वाला, तुरंत ट्रेंड करने लगता। ऐसी अफवाहें पहले भी थीं कि ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के फैंटास्टिक फोर में से एक हेनली चेज नताशा का बॉयफ्रेंड है। यह भी कहा जाता था कि हेनली ने खुलेआम नताशा को अपनी देवी कहा था और किसी को भी उस पर नजर डालने की इजाजत नहीं थी। हालांकि इनमें से किसी भी अफवाह की कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस बार तस्वीरें थीं जिसने इस नई गॉसिप को और भी विश्वसनीय बना दिया। नतीजा यह हुआ कि जैसे ही कक्षाएं खत्म हुईं, ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक बड़ी भीड़ ध्रुव की क्लास के बाहर जमा हो गई। सब इस रहस्यमय लड़के को देखना चाहते थे जिसने नताशा का दिल चुराया था। ध्रुव और बाकी SRU के एक्सचेंज स्टूडेंट्स पूरी तरह कंफ्यूज थे। उन्होंने न तो ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी फोरम का इस्तेमाल किया था और न ही किसी क्लास ग्रुप चैट का हिस्सा थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब हो क्या रहा है। बस उन्हें इतना महसूस हुआ कि कई जोड़ी आंखें खासकर ध्रुव की तरफ लगातार घूर रही थीं। ध्रुव की अचानक मिली इस पॉपुलैरिटी का असर यह हुआ कि लोगों का ध्यान अमेलिया, एवा और लूना की ओर भी गया। जल्द ही भीड़ को एहसास हुआ कि SRU की तीनों लड़कियां भी अलौकिक सुंदरियां हैं। इस पर सबने दक्षिण नदी के सुंदरता के प्रतीक वाली पुरानी कहावत को सच मान लिया। बहुत से लड़कों की नजरें अब अमेलिया और बाकी लड़कियों पर थीं, जिसका सीधा मतलब था कि 5 एक्सचेंज स्टूडेंट्स में हॉवर्ड को सबसे कम ध्यान मिला। इस बीच
नताशा की कई क्लासमेट्स ने उससे इस गॉसिप की सच्चाई जाननी चाहिए, लेकिन नताशा ने न कुछ स्वीकार किया और न ही कुछ बताया। वह चाहती थी कि लोग अंदाजा लगाते रहें, लेकिन ध्रुव ने अभी तक उनके रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी और उसने नताशा से कहा था कि वह थोड़ा इंतजार करे। हालांकि नताशा ने इन अफवाहों का खंडन भी नहीं किया। इससे यूनिवर्सिटी कैंपस में और भी ज्यादा गॉसिप फैलने लगी, लेकिन ध्रुव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्लास खत्म होते ही वह बिना वक्त बर्बाद किए कैंपस से बाहर निकल गया। उसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना था और उसके पास गॉसिप में पढ़ने का समय नहीं था। यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलते ही वह सीधे अपनी पार्किंग में गया, अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।